हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम जो फीडबैक एम्पलीफायर चल रहा था उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक में हमने आपको ये समझा दिया था कि दो तरह के फीडबैक होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। जो पॉजिटिव फीडबैक होगा उसमें जो गेन है वो मिलेगा ज़्यादा और स्टेबिलिटी मिलेगी कम। और नेगेटिव फीडबैक में स्टेबिलिटी मिलती है ज़्यादा और गेन मिलता है कम। आपको एक फॉर्मूला पढ़ाया था, ए एफ बराबर ए वन माइनस ए बीटा। और ये हमको क्या बता रहा था कि यदि हमने बीटा क्या लिया है, पॉजिटिव, इसका मतलब हम कौन से फीडबैक की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव फीडबैक की। और इसके लिए ए एफ ज़्यादा आया था किससे, ए से। इसका मतलब क्या था कि विदाउट फीडबैक जो गेन है वो विद फीडबैक जो गेन है उससे कम मिलता है, या फीडबैक करने के बाद गेन जो होता है वो बढ़ जाता है, ये हमने बताया था। इसके अलावा कहा था कि यदि बीटा कैसा हो, नेगेटिव हो, तो नेगेटिव होने पर हमारा जो क्या मिलता है, फीडबैक लगाने के बाद गेन है वो घट जाता है। तो यही इंफॉर्मेशन है किसकी, पॉजिटिव फीडबैक की, ये इंफॉर्मेशन है नेगेटिव फीडबैक की। साथ साथ एक बात और बताई थी कि पॉजिटिव फीडबैक की जो स्टेबिलिटी है वो कम होती है और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ध्यान रखना, हम बात कर रहे हैं स्टेबिलिटी की, हम लिख देते हैं फिर बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अब हमने ये चीज़ तो कल देख ली, लेकिन आज हम ये प्रूफ करेंगे कि नेगेटिव फीडबैक में जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा क्यों होगी और पॉजिटिव फीडबैक में कम क्यों होगी। ध्यान रखना, आरपीएससी में जो क्वेश्चन है नेगेटिव फीडबैक का 3 बार लगातार आया है, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक के जो एडवांटेज हैं, जैसे स्टेबिलिटी कम हो जाती है, गेन जो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, गेन कम हो जाता है, जो बैंडविड्थ है वो बढ़ जाती है, नॉइस कम हो जाता है। ये जो इसके एडवांटेज हैं नेगेटिव फीडबैक के, आप देखेंगे लास्ट ईयर के पेपर उठा के तो 3 पेपरों में लगातार पूछे गए हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ना केवल इन पेपरों में, हर जगह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप आर्यो इंट्रेंस एग्जाम का पेपर देखें, वहाँ भी ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। तो हालांकि हम सभी क्वेश्चनों को करवाएंगे, लेकिन अब जो हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान से समझो, ठीक है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो टॉपिक का नाम है वो है स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन विद नेगेटिव फीडबैक। मतलब क्या है सर, नेगेटिव फीडबैक मतलब ऋणात्मक पुनर्निवेश की सहायता से या ऋणात्मक पुनर्निवेश से, लिख देते हैं हम, ऋणात्मक पुनर्निवेश से, ऋणात्मक पुनर्निवेश से लब्धि का, इसको कहते हैं लब्धि का स्थायीकरण। ये है हमारा टॉपिक, लब्धि का स्थायीकरण। अब हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि गेन हम देखेंगे स्टेबिलिटी को। आपको याद होगा जब हमने आपको ट्रांजिस्टर में स्टेबिलिटी फैक्टर पढ़ाया था, स्थायित्व गुणांक पढ़ाया था, तो उसमें कहा था कि स्थायित्व गुणांक जितना कम होता है स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होता है। तो देखो, याद होगा पुराना कुछ, S बराबर डी आई सी अपॉन डी आई सी ओ, क्षरण धारा के रेस्पेक्ट में या क्षरण धारा के सापेक्ष हमारी निर्गत धारा सबसे कम परिवर्तित होनी चाहिए। इसलिए S का मान कम से कम होना चाहिए, और S का मान कम होगा तो क्या ज़्यादा होगा, स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा हमने बताया था ट्रांजिस्टर में। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ सबसे पहले लिखते हैं बिना पुनर्निवेश के स्थायित्व गुणांक, स्टेबिलिटी फैक्टर विदाउट एनी फीडबैक, स्थायित्व गुणांक, और जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है S से। और जो S है इसका मतलब क्या है, डी ए अपॉन ए। ए क्या है, गेन है विदाउट फीडबैक की। कैपिटल ए क्या है, डी ए क्या है, ये चेंज है आपके गेन में। आपको समझा देते हैं वैसे कि ये कोई एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास एम्पलीफायर है जिसका गेन ए है, ठीक है। तो होता क्या है कि जो आपने इनपुट दिया है उसका ए टाइम्स क्या मिलेगा, आउटपुट में मिलेगा, या उसका एम्पलीफाई हो जाएगा, वो एम्पलीफिकेशन हो जाएगा।
अब डीए का मतलब ये है कि किसी भी वजह से इसके जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी का मतलब जो ये बी आई को ए मल्टीपल करके दे रहा है, तो ये हमेशा एग्जैक्ट ए देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देता है, तो आउटपुट हमको क्या मिलना चाहिए, 3 इंटू बी आई। लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से, हो सकता है टेम्परेचर हो या कोई और प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से कभी कभार तो 3.1 बी आई दे देता है, कभी ये 2.9 बी आई दे देता है। कहने का मतलब ए में चेंज हो जाता है, और ए में चेंज जितना कम होगा हमारे स्टेबिलिटी फैक्टर भी उतना ही कम होगा, हमारा स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। ये किसके लिए है, ये है विदाउट फीडबैक में स्टेबिलिटी फैक्टर। आप देखेंगे विद फीडबैक स्टेबिलिटी फैक्टर, विद फीडबैक स्टेबिलिटी फैक्टर। हाँ जी, कैसे निकालेंगे उसको देखेंगे एस एफ से, एफ का मतलब फीडबैक, क्या लिखेंगे डी ए एफ अपॉन ए, मतलब फीडबैक के बाद जो एम्प्लीफिकेशन है ए एफ, पढ़ाया होगा कल, याद होगा आपको, ए एफ पढ़ाया था कल, क्या पढ़ाया था, वी नॉट डैश अपॉन बी आई। तो ये जो ए एफ है विद फीडबैक की जो गेन है उसमें चेंज अपॉन ए, बताया समझ में क्या आया, विद फीडबैक के जो गेन में चेंज है, इसको किसके रेस्पेक्ट में देखेंगे, हमारा जो सॉरी ए एफ के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि इसका प्रूफ करते हैं कि ऐसा क्यों आता है, कैसे आएगा, इसका फॉर्मूला क्या आएगा। हम क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं ए एफ बराबर ए 1 माइनस ए बीटा। ठीक है, हमने क्या किया, इसका डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू ए, तो डी ए एफ अपॉन डी ए, क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू ए, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ए। तो डी ए एफ अपॉन ए यहाँ कैसे करते थे, यू अपॉन बी का, सर बी का होल स्क्वायर करते थे, फिर बी को नियत रखते थे और इसका करते थे, इसका आ गया 1 माइनस, फिर ए को नियत रखते थे और इसका करते थे 1, इसका 0 और इसका आया बीटा। आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हाँ देखिए, एक बार और समझा देंगे, अभी बोर्ड पे देखो सब, डी ए एफ अपॉन डी ए बराबर, हाँ जी देखो ए का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस ए बीटा। हाँ तो क्या लिखेंगे, 1 माइनस ए बीटा प्लस ए बीटा अपॉन, और कुछ है, 1 माइनस ए बीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस ए बीटा का होल स्क्वायर। ओके, कैंसिल आउट हो गया कि जरा देखना क्या बचा, 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा का होल स्क्वायर। क्या पढ़े थे हम, ए एफ बराबर ए 1 माइनस ए बीटा पढ़ रखे हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए एफ अपॉन ए लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस ए बीटा। तो 1 अपॉन 1 माइनस ए बीटा की जगह हम ए एफ अपॉन ए लिख सकते हैं। तो डी ए एफ अपॉन डी ए बराबर, हाँ जी 1 अपॉन 1 माइनस, एक तो यहाँ लिख दिया और इसको क्या लिख दिया, अलग से लिख दिया। अलग से लिखने से फ़ायदा क्या होगा, एक तो एज इट इज रहेगा और दूसरे की जगह हम क्या लिख देंगे, ए एफ अपॉन ए। आपको करना क्या है, डी ए को इधर लेके जाना है। चलो एक बार और लिख देते हैं जिससे कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ जी देखो, ए एफ को नीचे लाओ, डी ए को उधर लेके जाओ। ये लो जी, देखो इसका नाम क्या था, एस एफ, इसका नाम क्या है एस, इसका नाम क्या है ए बी। तो ये आया फॉर्मूला किसका, स्थायित्व गुणांक का, स्थायित्व गुणांक। ठीक है, और पुनर्निवेश के बाद है तो लिख देते हैं आफ्टर फीडबैक। ठीक है, और इसको एक नाम और देते हैं, यह है लब्धि में आनुपातिक परिवर्तन। इसका एक नाम और है
SF हो या S हो, इनका नाम क्या होता है? चलो यहाँ लिख देते हैं। इसका एक नाम और है, लब्धि में मतलब गेन में फ्रैक्शनल चेंज, लब्धि में आनुपातिक परिवर्तन। ठीक है, और इसका भी नाम क्या है? लब्धि में आनुपातिक परिवर्तन, लेकिन इसका पूरा नाम क्या होगा? विदाउट फीडबैक फ्रैक्शनल चेंज इन गेन। इसको क्या लिखेंगे? फीडबैक के साथ लब्धि में आनुपातिक परिवर्तन। इस नाम से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। अब एक बार पूरा समझा रहे हैं, नहीं पूरा नहीं, अभी इसको पूरा करते हैं पहले। इधर देखो सब लोग, सर ये तो फॉर्मूला आया है, अब हमको कैसे पता चलेगा कि नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, पॉजिटिव में क्या होगा? देखो, फॉर पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक में बीटा कैसा होता है सर? बीटा लेते हैं हम पॉजिटिव। तो बताइए एस एफ कितना आया? ये आया एस 1 माइनस ए बीटा। इसका मतलब सर एस एफ इज ग्रेटर देन एस। ये किसके बात को बता रहा है? कि स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ गया है। कब? जब पुनर्निवेश आपने किया। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं? इस केस में हम कहेंगे कि स्थायित्व गुणांक, स्थायित्व गुणांक कैसा होता है? बढ़ता है, बढ़ता है। तथा क्या पता लगेगा? स्थायित्व गुणांक बढ़ेगा तो गेन का, ये लाभ का स्थायित्व घटता है। ये बात को समझ जाना आप, क्योंकि कंफ्यूजन कई बार होगा। ये कह रहा है कि स्थायित्व गुणांक तो बढ़ेगा, लेकिन स्थायित्व गुणांक बढ़ेगा मतलब डीए बढ़ेगा। स्थायित्व गुणांक बढ़ेगा, स्थायित्व गुणांक बढ़ेगा मतलब डीएएफ बढ़ेगा। और ये बढ़ने का मतलब क्या? चेंज बढ़ रहा है, और हम चेंज कम से कम चाहते हैं, इसलिए हमारा स्टेबिलिटी फैक्टर कम से कम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब क्या देखेंगे? फॉर नेगेटिव फीडबैक, क्या देखेंगे? फॉर नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में क्या होता है बताइए? एस एफ, सॉरी पहले हम बीटा के बारे में इंफॉर्मेशन लिख देते हैं कि बीटा कैसा लेना है, इसमें नेगेटिव लेना है। तो बताइए एस एफ बराबर क्या आएगा? एस अपॉन 1 प्लस ए बीटा, और एक से ज़्यादा संख्या का भाग जाएगा तो एस एफ इज लेस देन एस। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि हमारा स्थायित्व गुणांक कैसा आ रहा है? कम आ रहा है नेगेटिव फीडबैक में। तो क्या लिखेंगे? नेगेटिव फीडबैक में स्थायित्व गुणांक, स्टेबिलिटी फैक्टर घटता है, स्थायित्व गुणांक घटता है, जबकि स्थायित्व बढ़ता है। और यही हम चाहते थे। हम ऊपर लिख देंगे, एक बार ऊपर लिख देते हैं। हाँ जी, क्या लिखेंगे? नेगेटिव फीडबैक में यहां लिख रहे हैं, नेगेटिव फीडबैक में स्थायित्व गुणांक, स्थायित्व गुणांक घटता है, जबकि स्थायित्व मतलब स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, पूरा देखो। अब लिखना बंद करो, एक बार देख लो पहले, उसके बाद लिख लेना। देखो, पहली बात तो इसको जो डेरिवेशन हमने करवाया इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सेम पैटर्न पे जो फॉर्मूला आया है ना, पहले यहाँ ए एफ ए अपॉन 1 माइनस ए बीटा होता था, अब एस एफ एस अपॉन 1 माइनस ए बीटा है। यही याद रखना है, कोई काम नहीं आएगा ये, लेकिन फिर भी आपको समझा दिया कि आता कहाँ से है। ठीक है, पिछली बार तो जो है हमने सीधा ही लिखवाया था, ऐसा कुछ किया नहीं था। इधर देखो, तो ऋणात्मक पुनर्निवेश से लब्धि का स्थायीकरण ये है, या ऋणात्मक पुनर्निवेश से लब्धि का स्थायीकरण का मतलब क्या है कि हम एक बार पॉजिटिव फीडबैक लगा के देखेंगे, एक बार नेगेटिव फीडबैक लगा के देखेंगे, और ये देखेंगे कि हमारा जो गेन है वो कितना स्थायी है। हम चाहते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो फिक्स अमाउंट में मल्टीपल होकर मिले, ऐसा ना हो चेंज हो, वेरी हो। तो उस वेरिएशन को हम खत्म करने के लिए स्टेबिलिटी फैक्टर को न्यूनतम करना चाहते हैं। हमने सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक लगाया, फिर नेगेटिव फीडबैक लगाया। तो ये जो गेन है, सॉरी ये जो स्टेबिलिटी फैक्टर है, ये किसका है? जब आपने फीडबैक को नहीं लगाया। ठीक है,
और ये कब है, जब फीडबैक को आपने लगाया है। दोनों में आपको बता दिया, और ये चेंज है फ्रैक्शनल चेंज, ठीक है। अब हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है और हम चाहते थे कि इस पैटर्न का कोई हमारा आंसर बने, तो हमने डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू ए। यू अपॉन बी के मेथड से जानते हैं आप, u अपॉन बी का मेथड होता है बी स्क्वायर लिखते हैं, फिर b रखते हैं, u का डिफरेंशिएशन माइनस u को बाहर b का डिफरेंशिएशन। जैसे ऐसे किया सॉल्व होके आया, लेकिन हमको यहाँ 2 दिख रहे थे तो हमने इसको चेंज करने के लिए इसका वैल्यू यहाँ लिख दिया, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया ये। अब ये मेन आंसर है जिसको हमको एक्सप्लेन करना है। इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात जो है वो केवल बीटा है। क्यों? क्योंकि बीटा नेटवर्क की हमने कंडीशन पढ़ाई थी कि बीटा नेटवर्क ऐसा होना चाहिए जो उसके गेन को चेंज ना करे। तो ए तो हम चेंज करेंगे नहीं, अब क्या है बीटा। तो बीटा यदि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव फीडबैक होगा, और इस केस में जो हमारा एस एफ है वो ज़्यादा होगा। एस एफ का मतलब फीडबैक करने के बाद जो हमको स्टेबिलिटी फैक्टर मिल रहा है वो ज़्यादा मिल रहा है। इसका मतलब स्टेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब आपका गेन में जो चेंज है वो ज़्यादा है, इसका मतलब आपका स्थायित्व कम है। फॉर नेगेटिव फीडबैक में एस एफ कम हो जाएगा, जैसे स्टेबिलिटी फैक्टर कम वैसे चेंज कम, और जैसे चेंज कम स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फटाफट नोट करो, फिर हाँ एक टॉपिक और डाल लो, इसका दूसरा नाम भी है भाई। इसमें तो ऐसा करना, एक डाल देना और यहाँ एक नाम लिख लो, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। हिंदी में बोलेंगे, रुक जाओ, एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक मतलब लिखो ऋणात्मक पुनर्निवेश के फायदे या लाभ, ऐसे लिखो ऋणात्मक पुनर्निवेश के लाभ, और इस पर 100% लगा दो। 3 बार तो पूछ लिया ये, आरपीएससी 2011, 13, 15, ठीक है, और इसमें 100% लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और उसमें से जो आपने टॉपिक लिखा है एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक या ऋणात्मक पुनर्निवेश के फायदे, उसमें से पहला है स्टेबलाइजेशन ऑफ गेन। अब हम दूसरा पढ़ाएंगे रिड्यूसेस ऑफ नॉइस, उसके बाद अगला पढ़ाएंगे, ठीक है। फटाफट नोट करो आप इसको। हाँ जी, देखिए अब है सेकंड एडवांटेज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, और उसके बारे में हमको बताएं वो है क्या। आपने साउंड सुना होगा, जैसे कई सारे माइक आते हैं और उस माइक में कोई बोल रहा होता है तो हमको उसकी आवाज़ तो आती है, लेकिन आवाज़ के साथ साथ कुछ गिर गिर की आवाज़ भी साथ साथ आ रही होती है। ऐसा लगता हुआ है कि माइक में आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर नहीं आ पा रही है। तो जो एक्स्ट्रा आवाज़ेस आपको सुनाई देती हैं, एक्स्ट्रा आवाज़ आपको, एक्स्ट्रा अनवांटेड सिग्नल्स आपको सुनाई देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, नॉइस, मतलब शोर कहलाते हैं। और हमको क्या करना है, उनको रिड्यूस करना है, उनको अरेखीय विरूपण भी कहते हैं, ठीक है। मतलब स्पीकर बहुत अच्छा नहीं है, उसके साथ साथ जो अनवांटेड, जो ना चाहने वाली आवाज़ें आ रही हैं उनको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, या हम अनवांटेड सिग्नल को हटाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए नेगेटिव फीडबैक लगाया जाता है। तो आप पहले लिख लें, क्या डालोगे, लिखो ऋणात्मक, इंग्लिश में भी लिखेंगे, ठीक है, रुक जाओ। हाँ जी, ऋणात्मक पुनर्निवेश से अरेखीय विरूपण, दोनों ही लैंग्वेज सीखा करो, अरेखीय विरूपण तथा शोर या नॉइस का न्यूनीकरण। ये क्या लिख दिया सर, देखो इधर, इसका मतलब है रिडक्शन ऑफ नॉन लीनियर, हाँ जी, डिस्टॉर्शन एंड नॉइस विद नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। नेगेटिव फीडबैक से नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन मतलब अरेखीय विरूपण और नॉइस को कम करना। देखो कैसे करेंगे, ध्यान से समझो। पहले सबसे पहले हम इतनी सी बात ध्यान रखें कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई भी एम्पलीफायर है जिसमें हमने क्या दिया है, एक BI का इनपुट दिया है, ठीक है। और यदि ये A है तो इसमें हमको आउटपुट जो मिलने वाला है उसमें रिजल्ट में B0 कितना मिलेगा सर, ABI मिलेगा, ये तो हमको पता है। लेकिन साथ साथ कुछ और भी मिलता है जिसको हम कहते हैं BD,
मतलब आपको आवाज़ तो आ रही है, लेकिन आवाज़ के साथ साथ कुछ फालतू आवाज़, गिर की आवाज़ आ रही है या अनवांटेड सिग्नल आ रहे हैं, उसका नाम हमने क्या दे दिया, BD। इसका मतलब आपका जो नेट आउटपुट मिल रहा है आपको, तो आप नेट आउटपुट को लिख सकते हो, आपको मिलेगा V0 बराबर ABI प्लस BD। ये मिलेगा आपको नेट आउटपुट। आपका सिग्नल तो मिल रहा है, लेकिन सिग्नल के साथ साथ कुछ शोर या विरूपण भी मिल रहा है। अब हमने क्या कर दिया, नेगेटिव किया। अब हम करते हैं पुनर्निवेश। ये है हमारे पास A, और इसमें जो हमने इनपुट दिया है वो कितना है, BI डैश। आप कहेंगे सर हमेशा तो BI देते थे, इस बार BI डैश क्यों? इसका जवाब हम आपको लास्ट में जब डेरिवेशन हो जाएगा तब देंगे। हाँ जी, BI डैश आपने इनपुट दिया और आउटपुट में क्या मिलता है, डिस्टॉर्शन मिलता है, रव मिलता है, जिसको क्या नाम है, BD। आपने क्या किया, आपने फीडबैक कर दिया, और फीडबैक कर दिया तो फीडबैक होता है बीटा सर्किट की हेल्प से, या लगा दिया आपने बीटा सर्किट और ये कर दिया फीडबैक। फीडबैक के बारे में हम क्या जानते हैं, एक सेकेंड, ये ठीक नहीं है, सर्किट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ये लीजिए। और अब यहाँ कौन सा सिग्नल जा रहा है, पुनर्निवेश वोल्ट था। इसका मतलब यहाँ कौन सा जाएगा, PIF, और आउटपुट में क्या मिलेगा, B0 डैश। तो बताइए B0 डैश का मतलब क्या होगा। B0 डैश का मतलब है, एक तो सर B0 डैश में जो A है वो इसको एम्पलीफाई कर रहा है, तो लिखेंगे BIF इंटू A प्लस, ये तो सर मिल रहा है, ये तो हमारी परेशानी है जिसको हमको रिड्यूस करना है। चलिए V0 डैश बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, BI डैश प्लस BF और मल्टीप्लाई A प्लस BD। हाँ जी, इसके बारे में आप जानते हैं, ये क्या है, पुनर्निवेश वोल्टता है, जो कि फ्रैक्शन से जुड़ी हुई होती है, लिख सकते हैं ना, मतलब B0 का इतना पुनर्निवेश में जा रहा है। तो B0 डैश बराबर BI डैश कितना है बताओ, अभी पता नहीं सर। VF कितना है बताओ, बीटा V0 डैश A प्लस BD। A का मल्टीप्लाई करो जरा, तो V0 डैश बराबर ABI डैश प्लस A बीटा V0 डैश प्लस BD। इसको इधर ले आओ तो V0 डैश कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस A बीटा बराबर ABI डैश प्लस BD। इसको नीचे लेके जाओ तो V0 डैश बराबर ABI डैश 1 माइनस A बीटा और प्लस BD 1 माइनस A बीटा। देखो अब यहाँ हमको जो B0 डैश मिल रहा है नेगेटिव फीडबैक के बाद में, वो मिलना क्या चाहिए, मिलना ये चाहिए, ध्यान से समझो, अब समझ में आएगा कि BI डैश क्यों लिया था। यदि हमने BI लिया होता, क्या लिया होता, BI, यहाँ पे BI लिखा होता, तो हमको आउटपुट कितना मिलना चाहिए, ABI प्लस VD 1 माइनस A बीटा। यदि यहाँ पे केवल हमने BI लिया होता, क्या लिया होता, BI, तो हमको आउटपुट में क्या मिलता, ABI पर 1 माइनस A बीटा, ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला मिल रहा है। लेकिन आउटपुट होना क्या चाहिए, जो इनपुट दिया है आपने BI, उसका मल्टीपल होना चाहिए A का। रिपीट कर रहे हैं, यदि हम इसको BI देते तो हमको रिजल्ट क्या मिल रहा है, इतना, ये वाला। लेकिन हमारा पॉलिसी क्या कहती है, हमारा नियम क्या कहता है कि हमारा गेन कभी चेंज नहीं होना चाहिए, हमको रिजल्ट ये मिलना चाहिए, A गुना BI का क्या होगा, आउटपुट। तो इस वजह से हमने ऑलरेडी क्या ले लिया, BI डैश, और BI डैश की वैल्यू क्या लेंगे, जिससे ये जो एक्स्ट्रा चेंज हो क्या आया ना, ये घट जाए, ABI मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस A बीटा ले लेंगे। इससे क्या होगा, जैसे ये वैल्यू आप यहाँ लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा आपके सामने, B0 डैश ABI प्लस BD। ये लो जी, ये आंसर आ गया। मतलब जो आपने इनपुट दिया एग्जैक्ट तो वो ये है, और उसमें कुछ जुड़ के ये आ रहा है, लेकिन सॉरी इसमें ये और आएगा अभी 1 माइनस A बीटा। जो आपने इनपुट दिया उसका A मल्टीपल होके आपको आउटपुट मिला, लेकिन उसमें जो अब आपको डिस्टॉर्शन मिली है
जो आपको विरूपण बोल्टता मिली है वो अब नेगेटिव फीडबैक के कारण घट जाएगी। कैसे घटेगी देखो, हाँ जी देखो इधर, यदि नेगेटिव फीडबैक अप्लाई किया है, क्या किया है नेगेटिव फीडबैक, तो बीटा कैसा लेंगे अपन नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ जो हमारा रिजल्ट आ रहा है, आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो इसको बी नॉट डैश प्लस ए बराबर ए बी आई प्लस बी डी, ऐसे लिख दो एफ, क्योंकि फीडबैक के बाद मिलाया अपन को। तो बी डी एफ बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी डी 1 माइनस ए बीटा। नेगेटिव फीडबैक तो क्या लिख सकते हैं, नेगेटिव फीडबैक में आप लिख सकते हैं वी डी 1 प्लस ए बीटा। तो बताइए अब भाग ज़्यादा का लग रहा है, तो बी डी एफ छोटा है किससे, बी डी से, मतलब हमारा जो विरूपण है वो घट गया है किसमें, नेगेटिव फीडबैक में। तो हम लिख सकते हैं नेगेटिव फीडबैक में आरेखीय विरूपण का क्या होता है, न्यूनीकरण होता है या रिड्यूस होता है। ठीक है, फटाफट नोट करो। और पॉजिटिव फीडबैक में बढ़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक में बढ़ेगा। डेरिवेशन भले ही आपको याद ना रहे, ये आपको याद रखना है लास्ट वाला, ठीक है, और एक ये भी याद रख लेना। आगे हम कोशिश करेंगे कि आप डेरिवेशन ना करवाएं, क्योंकि बहुत समय भी खराब होता है और आपको याद भी नहीं रखना होता। और जितना जो एसेंशियल होगा, जो बहुत ज़रूरी होगा, उसको तो करवा ही देंगे। ठीक है, फटाफट नोट करो। हाँ जी देखिए, अब तीसरा एडवांटेज है और ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एडवांटेज इसलिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन आया है वो इस पर बेस्ड आया है। या एक बार ऐसा क्वेश्चन आया था कि नेगेटिव फीडबैक का कौन सा एडवांटेज नहीं है, 4 ऑप्शन थे, एक नहीं था उसमें से। ठीक है, अभी करवा देंगे। तो क्वेश्चन एडवांटेज नोट कीजिए, लिखिए ऋणात्मक पुनर्निवेश से आवृत्ति अनुक्रिया में सुधार तथा बैंड चौड़ाई में वृद्धि। ये बैंड चौड़ाई में वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, मतलब इंप्रूवमेंट इन फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स एंड इंक्रीमेंट इन बैंडविड्थ विद हेल्प ऑफ नेगेटिव फीडबैक। तो ध्यान से समझो पहले होता क्या है और क्यों हम ये पढ़ रहे हैं। ये ग्राफ है किसका, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर ए और फ्रीक्वेंसी के बीच का। इस ग्राफ को जब बनाया जाता है प्रवर्धक के लिए तो कुछ इस टाइप का बनाया जाता है। इस टाइप का एक ग्राफ बनता है, ठीक है, और इस टाइप के ग्राफ में हमको क्या देखने को मिलता है, ये जो लाइन होती है ये बताती है एम्प्लीफिकेशन को, और ये जो पॉइंट है ये है लोअर फ्रिक्वेंसी, और ये क्या है, ये हायर फ्रिक्वेंसी है। आप कहेंगे सर कैसे पता लोअर है, तो देख लीजिए ये क्या है, ये नियत एम्पलीट्यूड का ग्राफ है, मतलब नियत एम्प्लीफिकेशन हो रहा है इसमें, इसके बाद तो एम्प्लीफिकेशन घट रहा है, इसके बाद भी एम्प्लीफिकेशन घट रहा है। तो ये जो रेंज है फ्रिक्वेंसी की, ये जो फ्रिक्वेंसी की विड्थ है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे एम्पलीफायर का गेन कांस्टेंट रहे, चेंज ना हो। इसी वजह से स्टेबिलिटी फैक्टर कैलकुलेट किया था। तो चेंज किस में नहीं हो रहा है कि सर लोअर फ्रिक्वेंसी एफएल और एफएच, इनके बीच में हमारा गेन चेंज नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जब कोई आप एफएम सुनते हो तो एफएम फॉर एग्जांपल आप जयपुर में रहते हो या किसी भी सिटी में रहते हो तो 95 एफएम आ रहा है, ठीक है। तो 95 जब एग्जैक्ट लगा होगा तो बहुत अच्छी नॉइस आती है, लेकिन 95 से आप 95.1 किए तो आवाज़ थोड़ी सी घट जाएगी, 95.2 किए और हो सकता है कि 95.5 के बाद तो आवाज़ ही ना आए। तो कहने का मतलब आवाज़ कहाँ से आ रही है, ये 95 पे तो बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है, 95 पे लास्ट आवाज़ आ रही है, और इधर 94.5 पे मिनिमम आवाज़ आ रही है। तो हमारी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या हो गई, 94.5 से 95.5, इसके बीच में आपका एफएम चलेगा। लेकिन हम चाहते हैं कि आवाज़ ख़त्म ना हो, आवाज़ बनी रहे, तो इसका मतलब इस फ्रिक्वेंसी रेंज को बढ़ा दो। अब बढ़ाएंगे कैसे,
इसी का नाम है कि नेगेटिव फीडबैक से बैंड चौड़ाई में, बैंड विड्थ में वृद्धि हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, नेगेटिव फीडबैक से क्या होगा, देखो एक फ्रिक्वेंसी होती है लोअर फ्रिक्वेंसी, जब नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो हमको रिजल्ट मिलता है FL, मतलब विदाउट फीडबैक फ्रिक्वेंसी, और ये क्या है, ये है 1 माइनस ए बीटा आता है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक है तो क्या लेंगे माइनस बीटा, तो क्या हो जाएगा ए बीटा। यहां लिख सकते हैं ये क्या है, ये है आफ्टर फीडबैक के बाद लोअर फ्रिक्वेंसी, या लोअर फ्रिक्वेंसी आफ्टर फीडबैक। और FL क्या है सर, FL है लोअर फ्रिक्वेंसी, निम्न आवृत्ति विदाउट फीडबैक, जब फीडबैक अप्लाई नहीं किया है। चलो ये आ गया। इससे क्या बताया, इसने बताया कि लोअर फ्रिक्वेंसी जब फीडबैक लगाओगे तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, इसका रिजल्ट आ रहा है बड़ी संख्या का भाग लग रहा है, तो हम क्या लिखेंगे FLF, फीडबैक लगाने के बाद फ्रिक्वेंसी घट गई है पहले की तुलना में। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं नेगेटिव फीडबैक से हायर फ्रिक्वेंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब हायर फ्रिक्वेंसी, तो FH फीडबैक के बाद हायर फ्रिक्वेंसी FH, और ये हो जाती है 1 प्लस ए बीटा। ठीक है, ये क्या है, ये विदाउट फीडबैक हायर फ्रिक्वेंसी है, ये क्या है, ये हायर फ्रिक्वेंसी है विद फीडबैक, और ए क्या है, गेन है, बीटा क्या है, वो बीटा नेटवर्क मतलब फ्रैक्शन फैक्टर है या फीडबैक फैक्टर है, पुनर्निवेश गुणांक। इधर देखो FLF, इसका मतलब क्या है, HFH इज ग्रेटर देन FH। इसका मतलब क्या हुआ कि फीडबैक लगाने के बाद जो लोअर फ्रिक्वेंसी, सॉरी फीडबैक लगाने से पहले जो लोअर फ्रिक्वेंसी थी और फीडबैक लगाने के बाद जो लोअर फ्रिक्वेंसी है उसमें ये चेंज आया है कि फीडबैक लगाने के बाद लोअर फ्रिक्वेंसी और घट गई। मतलब यहाँ FL थी, लेकिन जैसे हमने फीडबैक लगाया अब ये पहुँच गई यहाँ, लेकिन फीडबैक लगाने के बाद हमारी हायर फ्रिक्वेंसी थी वो बढ़ गई, तो यहाँ क्या कर दिया हमने FHF। तो अब हमारा ग्राफ क्या बनेगा, इस टाइप से। आप कहोगे सर ये ग्राफ क्यों बनाया है, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव फीडबैक लगाते हैं तो गेन तो घटता है, तो गेन घट गया पहली बात। दूसरा, रेंज बढ़ी कि नहीं बढ़ी, पहले FL यहाँ था लेकिन अब फ्रिक्वेंसी क्या हो गई यहाँ, पहले FH यहाँ था लेकिन अब फ्रिक्वेंसी बढ़ गई तो यहाँ पहुँच गई, तो अब हमारी रेंज इतनी बड़ी हो गई। ठीक है, तो ये नेगेटिव फीडबैक क्या करता है, हम हमेशा जो है, आप कभी देखना केवल इतनी सी लाइन लिखवाते हैं क्योंकि आती भी इतनी सी लाइन है, ये इतनी सी लाइन आपको याद रहे इस वजह से ये बता दिया गया है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लो, चाहें तो एक बार और समझा सकते हैं, सुन लो भले ही, कि हमारे पास क्या है कि फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स का हमको ग्राफ के हेल्प से ये पता लग गया कि दो फ्रिक्वेंसी FL और FH ऐसी हैं जिन पर हमारा जो रेंज है किसका, गेन के कांस्टेंट रहने का वो बना हुआ है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये गेन जो है वो ज़्यादा रेंज तक कांस्टेंट रहे, कि इसको एक्सपेंड कर दें। तो कब होगा, जब FL FH को बढ़ा दोगे। नेगेटिव फीडबैक के बाद देखा हमने कि नेगेटिव फीडबैक में जो FL फ्रिक्वेंसी थी वो बढ़ गई और घट गई, और FH जो थी हायर फ्रिक्वेंसी थी वो और बढ़ गई। लेकिन यदि पॉजिटिव फीडबैक लगाएंगे तो पॉजिटिव फीडबैक में ये और कम हो जाएगी और ये और पीछे की तरफ आ जाएगी। मतलब लिख देते हैं, लिखना मत उसको आप, है ना, कि दिमाग में कन्फ्यूजन बन जाएगा फिर। FLF पॉजिटिव फीडबैक में क्या देखने को मिलेगा, ऐसे, और नेगेटिव फीडबैक में क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक में हायर फ्रिक्वेंसी ऐसे दिखेगी। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा रेंज है ना वो यहाँ पहुँच जाएगा ऐसे, क्योंकि ये क्या हो गई, FLF बढ़ गई यहाँ पहुँच गई, FH घट गई यहाँ पहुँच गई, ये हमारे लिए बहुत नुकसान रहेगा। इस वजह से हम नेगेटिव फीडबैक को ही जो है इस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, फटाफट नोट करो, इसको रहने देना भाई, इसको मत लिखना, गड़बड़ हो जाएगी। हाँ जी, अब जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको वो है फीडबैक टेक्निक्स। और फीडबैक टेक्निक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और इतना कन्फ्यूजन हो जाता है कई बार कि एग्जाम पेपर में उसको छोड़ के चले जाते हैं। कन्फ्यूजन होने का कारण ये है कि 4 सर्किट हम डिजाइन करेंगे और चारों सर्किट के जो डिजाइन करने का तरीका होगा वो भी लगभग एक जैसा है, या उनका जो फॉर्मेट बनेगा वो भी एक जैसा ही बनेगा, और उनके नाम भी लगभग सिमिलर होते हैं।
लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम आपको एक ऐसे तरीके से समझाने की कोशिश करें जिससे वो सारी चीज़ें आपका सिस्टमेटिक वे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो आप लिखेंगे नहीं, बोर्ड पे देखते रहेंगे। टॉपिक का नाम है फीडबैक टेक्निक, और हिंदी में कहते हैं इसको पुनर्निवेश तकनीक। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या देखेंगे कि सर जो फीडबैक होगा ना, फीडबैक उसको दो तरीके से किया जा सकता है। हो सकता है कि फीडबैक को हम वोल्टेज फॉर्मेट में दें, मतलब हम जो पुनर्निवेश कर रहे हैं, जिस सिग्नल का हम पुनर्निवेश कर रहे हैं वो सिग्नल हो सकता है वोल्टेज हो, और जिसको हम पुनर्निवेश कर रहे हैं हो सकता है वो करंट हो। तो यदि हम वोल्टेज को डाल रहे हैं, मतलब पुनर्निवेश यदि वोल्टता का कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ये वोल्टेज फीडबैक। क्या कहलाएगा? वोल्टेज फीडबैक। और यदि पुनर्निवेश धारा का हो, करंट का हो, तो क्या कहलाएगा? करंट फीडबैक। अभी समझाएंगे डायग्राम सब, पहले आप देखते जाओ केवल। तो यदि वोल्टेज का आउटपुट से वोल्टेज लिए तो इसका मतलब वोल्टेज फीडबैक, और यदि आउटपुट से करंट ले रहे हैं तो करंट फीडबैक। चाहो आप अपनी भाषा में या लिख सकते हो, यदि आउटपुट से करंट ले रहे हैं तो करंट फीडबैक, यदि आउटपुट से, हम भी लिख देते हैं काम आ जाएगा, यदि आउटपुट से आउटपुट से वोल्टेज लिया जाए, और यहां क्या लिखेंगे? यदि आउटपुट से करंट ली जाए। ठीक है, तो आउटपुट से करंट लिया जाए तो करंट फीडबैक, आउटपुट से वोल्टेज लिया जाए तो वोल्टेज फीडबैक। अब देखो इधर इसकी स्पेशल क्या है, वोल्टेज फीडबैक की स्पेशल बात, कि वोल्टेज को फीडबैक आप करना चाहते हैं या आउटपुट वोल्टता से बाहर आप वोल्टेज को लेना चाहते हैं BF के रूप में, तो आपको समांतर क्रम में सर्किट जोड़ना होगा। मतलब समझाएंगे, देखो वोल्टेज फीडबैक में पुनर्निवेश परिपथ, मतलब फीडबैक सर्किट, निर्गत या निर्गम, मतलब आउटपुट प्रतिरोध, आउटपुट रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। सब समझ में आएगा बेटा? आओ रुक जाओ। हाँ जी, वोल्टेज फीडबैक में पुनर्निवेश परिपथ निर्गम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, यदि कहीं आपको वोल्टेज फीडबैक या वोल्टता पुनर्निवेश दिख रहा है तो समझ जाना कि आउटपुट में क्या जोड़ना है, समांतर क्रम में परिपथ जोड़ना है। कौन सा? बीटा परिपथ या पुनर्निवेश परिपथ। लेकिन करंट फीडबैक में क्या होगा बताइए? धारा पुनर्निवेश में या करंट फीडबैक में बीटा परिपथ या पुनर्निवेश परिपथ, बीटा परिपथ को आउटपुट प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझो। यहां डायग्राम बना रहे हैं एक बार छोटा सा, फिर बड़ा बाद में बनाएंगे। ये कोई एम्पलीफायर है, ये क्या आ रहा है? आउटपुट, और फॉर एग्जांपल यहां लगा रखा है उसने
ये लगा दिया उसने आर नॉट, आउटपुट रेजिस्टेंस। यदि आप वोल्टेज निकाल रहे हो, वोल्टेज को फीडबैक के रूप में दे रहे हो या आउटपुट से वोल्टेज ले रहे हो, तो किस क्रम में जोड़ोगे आप बीटा परिपथ? ये हमारा क्या होता है? बीटा। और परिपथ की दो लाइनें हैं, इसको समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा। और समांतर क्रम में कैसे जोड़ेंगे? ऐसे। ये लो जी, आ गया समझ में? वोल्टेज ले रहे हो, हम क्या कहेंगे? यहां से क्या लिया जा रहा है? वोल्टेज लिया जा रहा है। बात आई समझ में? चलिए दूसरा, यदि करंट लिया जाएगा तो कैसे लिया जाएगा? सीरीज में। ये क्या है? आउटपुट। यहाँ क्या लगा हुआ है? आर नॉट। तो यहां से लिया जाएगा ऐसे, आर नॉट का एक सिरा परिपथ के साथ, फीडबैक सर्किट के साथ, और दूसरा सिरा एम्पलीफायर के साथ। ये लो जी, यहां बना दिया आपने बीटा। तो ये क्या आ रही है? इसका मतलब यहां से करंट को आप फीडबैक के रूप में दे रहे हो। इतना ध्यान रखो बस। अभी दो बातों का मतलब इतना है, आगे कैसे जुड़ेगा वो अलग तरीके की बात है। तो हमने क्या कहा? फीडबैक दो तरीके से किए जाएंगे, वोल्टेज का फीडबैक और करंट का फीडबैक। वोल्टेज का फीडबैक का सीधा मतलब है वोल्टेज को आउटपुट में से निकालो। करंट फीडबैक का मतलब है करंट को आउटपुट में से निकालो। जब वोल्टेज को आउटपुट में से निकालोगे तो सर्किट को जोड़ोगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, और करंट को जब आउटपुट में से निकालोगे तो जोड़ोगे सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, चलिए यहां तक इसको नोट कर लें, फिर हम आगे बनाएं। फटाफट नोट करें इसको। यहां तक कर लिया आपने नोट? ये पूरा ऐसे ही फॉर्मेट में नोट कर लेना। अब हम आगे कुछ समझा रहे हैं आपको। चलिए देखो आगे हम क्या लिखने वाले हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? यदि पुनर्निवेश संकेत, ध्यान रखना संकेत वोल्टता भी हो सकता है और करंट भी हो सकती है। यदि पुनर्निवेश संकेत को, ऐसा लिखते हैं, पुनर्निवेश संकेत को इनपुट में दो तरीके से जोड़ा जाता है। कितने तरीकों से जोड़ा जाता है? दो तरीकों से जोड़ा जाता है। पहला श्रेणीपथ, मतलब श्रेणी क्रम में, और दूसरा, नीचे लिख देते हैं, डायग्राम बना देंगे। दूसरा है समांतर पथ या पार्श्व पथ। समांतर भी कहते हैं और इसको पार्श्व भी कहते हैं। ठीक है। श्रेणीपथ का मतलब क्या होगा? वोल्टता का निवेश। ध्यान रखना, वोल्टता का निवेश, ये उल्टा होगा पहले से। और पार्श्व पथ का मतलब क्या है? धारा का निवेश। क्या है? धारा का निवेश। अब देखो बोर्ड पे, ये क्या है? एम्पलीफायर। यहां से क्या मिल गया? बीटा। अब हम ये नहीं देखेंगे कि कहाँ कैसे लेके आए, अब हम इनपुट की बात कर रहे हैं एक बार, फिर एक साथ दोनों को लिखेंगे। ये हमारा क्या है? इनपुट। और इनपुट में भी क्या रेजिस्टेंस लगा होता है? इनपुट रेजिस्टेंस लगा होता है। ये लगा दिया हमने इनपुट रेजिस्टेंस RI। अब श्रेणीपथ का मतलब क्या है? वोल्टता का निवेश। किस क्रम में करना है? श्रेणी क्रम में। तो यहां श्रेणी क्रम में निवेश कर दिया। इसका मतलब यहां से कौन सा वोल्टेज जा रहा है? यहां से क्या जा रहा है? संकेत, वोल्टेज संकेत जा रहा है। ठीक है। और वोल्टेज संकेत वोल्टेज में जुड़ेगा तो हम क्या लगा दिए? एक BI भी लगा दिए। बात आ गई यहां तक समझ में? इसमें क्या होगा? समांतर पथ, मतलब जोड़ा जाएगा समांतर क्रम में, और धारा का निवेश होगा। तो यहां बना देते हैं, यहां चल जाएगा, यहां बना देते हैं। ये लो जी, ये है A, और हमको नहीं पता कि आप कहां से लेके आए। अब हम बीटा से निकलने वाले संकेत को यदि हम इनपुट में समांतर क्रम में दे दें, ये लो जी, इनपुट में समांतर क्रम में दे दिया, तो ये जाएगा करंट फॉर्मेट में। किस में जाएगा? करंट फॉर्मेट में। और करंट को करंट सिग्नल से जोड़ेंगे तो यहाँ I इनपुट लगा दिए। बात आया? इसका नाम क्या है? RI। आप ऐसा भी कह सकते हो, श्रेणी पथ में इनपुट रेजिस्टेंस के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा सिग्नल को, और समांतर पथ में इनपुट रेजिस्टेंस के समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा सिग्नल को। तो दो तरीके तो ये हो गए। मतलब
यदि आप इनपुट में क्या दें, वोल्टेज, और इनपुट में करंट दें। और दो तरीके और हैं कि आप इनपुट में हो सकता है वोल्टेज फॉर्मेट में सबमिट करें या करंट फॉर्मेट में दें। ठीक है, अब चारों को हम एक साथ बनाएंगे। ठीक है, फटाफट नोट करो इसको, नोट कर लो, फिर चारों को एक साथ बनाते हैं। ये बन गई पूरी भूमिका। अब हम नाम देंगे इनके और एक साथ डिजाइन करेंगे। देखो इधर बोर्ड पे, सबसे पहले हमने बनाया, बोर्ड पे देखना, बिल्कुल कोई लिखेगा नहीं, जल्दबाजी मत करो, रुक जाओ। कई सारे बच्चे सोचते हैं कि वीडियो देखते देखते लिखते रहेंगे तो टाइम बचेगा, नुकसान हो जाएगा। बोर्ड पे देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या है, ये आउटपुट है। ये क्या है, ये इनपुट है। यहाँ क्या लगा दिया हमने, एक R0। यहाँ क्या लगा दिया हमने, एक RI। ये क्या है, एम्पलीफायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ बनाओ एक, ये क्या है, ये एक एम्पलीफायर। यहाँ क्या लगा दिया सर, ये आउटपुट है, और एक लगा दिया आउटपुट रेजिस्टेंस। ये क्या है सर, ये इनपुट है। यहाँ क्या लगा दिया, एक इनपुट रेजिस्टेंस। सिमिलरली यहाँ बनाया हमने एक, ये क्या है, एम्पलीफायर, और यहाँ क्या बना दिया हमने, एक आउटपुट रेजिस्टेंस, और ये आउटपुट है। ये क्या है जी, ये इनपुट है, और यहाँ क्या लगा दिया हमने, RI। ठीक है, चलो जी, ये क्या है जी, ये एम्पलीफायर है, ए आउटपुट, और ये आउटपुट वोल्टेज R0, और ये क्या है, ये आउटपुट इनपुट करंट RI। बात आ गई समझ में। अब बोर्ड पे देखो, सब हम बना रहे हैं, सर्किट का नाम दे रहे हैं पहला, कहाँ दे, ऊपर दे देते हैं, ऊपर दें, यहाँ दे देते हैं। इस सर्किट का नाम है, इस सर्किट का नाम बोल्टता पुनर्निवेश, बोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी पथ। एक एक शब्द को पकड़ो, बोल्टता पुनर्निवेश। बोल्टता पुनर्निवेश का मतलब सर आपको समांतर क्रम से कुछ उठाना है। उठाना क्या है, वोल्टेज उठाने हैं। यहाँ क्या लगा होगा, यहाँ बीटा सर्किट लगा होगा, ये इससे जुड़ जाएगा और ये इससे जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, वोल्टेज फॉर्मेट में आ रहा है। श्रेणी पथ, श्रेणी में क्या जोड़ते हैं, जब इनपुट में श्रेणी में जोड़ते हैं तो वोल्टता ही जाती है। तो यहाँ से वोल्टेज ले रहे हैं और वोल्टता ही जा रही है, और वोल्टता वोल्टेज में ही जाके मिलेगी। तो हमने क्या लगा दिया, एक वोल्टेज सोर्स लगा दिया। ये लगो, पहला सर्किट तैयार, वोल्टता पुनर्निवेश श्रेणी पथ। अब देखो दूसरा सर्किट, वोल्टता पुनर्निवेश, हाँ जी बोलो, पार्श्व या समांतर पथ। इसका मतलब सर इनपुट से तो आप वोल्टेज ही लोगे, क्योंकि उसने कहा है वोल्टेज पुनर्निवेश, तो समांतर क्रम में लेना पड़ेगा। यहाँ क्या लगा है, बीटा सर्किट, तो बीटा सर्किट में एक तो ये आ गया और एक ये लाइन आ गई। फिर लेकिन समांतर पथ, तो समांतर पथ में, और समांतर पथ में कौन सी जाती है, धारा जाती है। तो क्या आया यहाँ से, वोल्टेज आया। क्या गई यहाँ से, धारा गई, और यहाँ क्या लगा दिया हमने, एक करंट सोर्स लगा दिया, क्योंकि करंट करंट में जाके मिलेगी। क्या आ गया, वोल्टता पुनर्निवेश पार्श्व पथ। बताओ इसका नाम क्या दे। अब वोल्टता पुनर्निवेश कर दिया, अब करेंगे धारा पुनर्निवेश। हाँ जी, ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, जो निवेश हम करते हैं ना, ये सीरीज वाला, इस RI को कभी कभार यहाँ भी लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे आपको भ्रमित नहीं होना है, कहीं भी आपको RI लिखा मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना, बस इस नाम को याद रखना। वोल्टता पुनर्निवेश का मतलब वोल्टेज आउटपुट से लिया जाएगा, श्रेणी पथ का मतलब वोल्टेज ही आउटपुट इनपुट में दिया जाएगा। इतनी बात याद रखना। धारा पुनर्निवेश, तो धारा पुनर्निवेश और श्रेणी पथ, धारा पुनर्निवेश और श्रेणी पथ। तो धारा पुनर्निवेश का मतलब सीरीज से धारा निकलेगी, किस में जाएगी, बीटा सर्किट में। ये चली गई धारा, और धारा जाने के बाद कौन सा है, श्रेणी पथ। और श्रेणी पथ का मतलब क्या होता है, वोल्टेज का जाना। तो श्रेणी क्रम में क्या जाएगी, वोल्टेज जाएगी। ये लो जी, यहाँ क्या जा रही है, वोल्टेज जा रही है। यहाँ क्या आ रही है, करंट आ रही है, और वोल्टेज आ रही है। तो कौन सा सर्किट लगाएंगे, बी आएगा। अब बताओ क्या नाम होगा, धारा पुनर्निवेश
हाँ, पार्श्व पथ मतलब धारा ही इनपुट से ली है और आउटपुट में, सॉरी, आउटपुट से धारा ली है और धारा ही इनपुट में चली जाएगी। ये लो जी, यहाँ क्या लगा दिया, एक बीटा सर्किट, तो बीटा सर्किट से ये चला गया ये। अब आउटपुट में क्या है, पार्श्व पथ है, तो ये लो जी, ठीक है। अब पार्श्व पथ में क्या जाएगी, करंट जाएगी, फीडबैक के रूप में आ क्या रही है, वो भी करंट आ रही है, तो आपने क्या जोड़ दिया, एक। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। चारों सर्किट इजी हैं, एक जैसे फॉर्मेट में है। ध्यान रखना इन सर्किटों को 2-3 दिन लगातार पढ़ते रहना, नहीं दिमाग से स्किप हो जाएंगे, स्लिप हो जाएंगे, ठीक है। फटाफट नोट कर लो। फिर लास्ट टॉपिक रह गया है आपका रेजिस्टेंस वाला, बहुत छोटा सा टॉपिक है, फटाफट करो।